नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत कर रहे हैं सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से मित्रता और शांति के लिए द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने पाकिस्तान से दो टूक कहा कि यूएन में कश्मीर मुद्दे का हल निकलेगा, इस पर उन्हें संदेह है। इस मंच पर बात उठाने से समाधान के प्रयास कितने सफल होंगे, इस पर कईयों को शक है। मोदी ने यूएन में विश्व में बढ़ते आतंकवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि कई देश आतंकवाद को पनाह दे रहे हैं और ये उनकी नीति बन गई है। आज भी कई देश आतंकवादियों को अपने क्षेत्र में पनाह दे रहे हैं और आतंकवाद को अपनी नीति का उपकरण मानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसियों से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की। मेरी सरकार ने पहले ही दिन से पड़ोसी देशों से मित्रता और सहयोग बढ़ाने पर पूरी प्राथमिकता दी है और पाकिस्तान के प्रति भी मेरी यही नीति है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पाकिस्तान के हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहा है। जब हमें कश्मीर के बाढ़ पीड़ितों की मदद पर ध्यान देना चाहिए, हमने पाकिस्तान को भी मदद देने की बात कही थी। मोदी ने कहा कि यूएन जैसे संगठन के होते हुए भी हमने कई जी ग्रुप बना लिए हैं, लेकिन कोई जी ऑल की बात नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अलग अलग समूहों के बजाय एक ही जी ऑल हो जाए। वहीं प्रधानमंत्री चीन की नीतियों पर भी अपने अंदाज में हमला। उन्होंने जी ग्रुप बना लिए हैं, लेकिन कोई जी ऑल की बात नहीं की जाती। उन्होंने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं होगा कि अलग अलग समूहों के बजाय एक ही जी ऑल हो जाए। वहीं प्रधानमंत्री चीन की नीतियों पर भी अपने अंदाज में हमला उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले समंदर, स्पेस और साइबर जोड़ने की काम करते थे, लेकिन अब यहीं पर झगड़े की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान ने आखिरकार मान ही लिया कि पाक हाई कमीशन की हुर्रियत नेताओं से बातचीत का सही वक्त नहीं था। पाकिस्तान के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने माना कि भारत के साथ बातचीत से ऐन पहले हुर्रियत नेताओं से मिलना एक गलती थी। दरअसल पिछले महीने 25 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की वार्ता होनी थी, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन के हुर्रियत नेताओं से बातचीत के बाद भारत ने वार्ता रद्द कर दी थी। ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में मोदी ने युवाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने अपने संबोधन में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ किया। इसके साथ ही युवाओं की शक्ति को समय की जरूरत कहा। प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल में पहुंचे। यहां पहुंचकर मोदी ने नमस्ते कहकर लोगों का अभिवादन किया। लोगों ने भी नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। How are you doing in New York? I hope you are having a good time. Namaste. नरेंद्र मोदी ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के दौरान रंग में दिखे। मोदी का भाषण अंग्रेजी में था। मोदी बोल रहे थे और लोगों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। लोग तालियां बजाए जा रहे थे। मोदी ने अपने भाषण में कहा कि दुनिया के सभी लोग खुश रहें। युवाओं पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि युवा पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। सेंट्रल पार्क में मोदी भाषण देने पहुंचे तो उनके साथ हॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर ह्यूग जैकमैन भी मौजूद थे। मोदी ने ह्यूग जैकमैन की जमकर तारीफ की। अपने खास ड्रेसिंग सेंस को लेकर मशहूर पीएम मोदी यहां अपने जाने माने लुक में नजर आए। मोदी ने पैजामा कुर्ते के साथ नीले रंग की जैकेट पहनी थी। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की थी। दोनों ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया। कई मुद्दों पर करीब आधे घंटे तक बातचीत की गई।
महिंदा राजपक्से से मुलाकात के दौरान मोदी काले कोट और काले पैन में नजर आया। इस मुलाकात के दौरान भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी साथ थी। नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात की। इसके अलावा पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला से भी मोदी की मुलाकात हुई। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात को सकारात्मक बताया। नरेंद्र मोदी ने न्यू जर्सी के गवर्नर क्रिस क्रिस्टी से मुलाकात की। मोदी ने क्रिस्टी के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान मोदी ग्रे कलर के सूट में दिखे। सेंट्रल पार्क में ही नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम से मुलाकात की। ये मुलाकात ग्लोबल सिटीजन फेस्टिवल के दौरान हुई। आज पीएम नरेंद्र मोदी का मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में भाषण होगा। यहां अमेरिका में रहने वाले करीब 20,000 भारतीय मोदी का भाषण सुनेंगे। इस समारोह में 16,000 से ज्यादा आम लोग और करीब 2,600 मेहमान शामिल होंगे। इस खास मेहमानों में एक गवर्नर, सीनेटर, अमेरिका के दूसरे निर्वाचित पदाधिकारी शामिल होंगे। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में जब मोदी का कार्यक्रम होगा तो उसमें अमेरिकी कांग्रेस की एकमात्र हिंदू सांसद तुलसी गाबर्ट भी शामिल होंगी। मोदी के कार्यक्रम की सभी सीटें फुल हो चुकी हैं। आयोजकों ने हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत को बताया कि पास को पाने के लिए लोग बेताब हैं। यूएन के भाषण के बाद सबको इंतजार मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में पीएम क्या बोलने वाले हैं। आपकी क्या उम्मीद है? एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां वो जोर शोर से चल रही हैं और पूरे यूएस के डायस्पोरा इस समय पूरे अमेरिका में आए हुए हैं। पास की मारामारी चल रही है। अमेरिका में मोदी की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। अमेरिका के अलग अलग शहरों से लोग न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं। कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क पहुंची 3 दोस्तों का कहना है कि वो बस मोदी की एक झलक पाने के लिए आई हैं। नरेंद्र मोदी का कौन सा एक गुण आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? उनकी भाषण देने की कला या उनका स्टाइल स्टेटमेंट, जो कि बहुत प्रिसाइज है और वो बिल्कुल ऐसा है कि आम आदमी को समझ में आ सके। उसमें कुछ ऐसी फिलॉसफी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज्ञान की जरूरत है। पीएम मोदी को सुनने के लिए अप्रवासी भारतीयों ने पहले ही अपने टिकट बुक करा लिए हैं। इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया ने उन लोगों से जाना कि वो मोदी को सुनने क्यों जाएंगे। मोदी का मैजिक आज मेडिसिन स्क्वायर में चलेगा। हमारे साथ कई सारे अप्रवासी भारतीय हैं। नरेंद्र मोदी जी जब आए हैं उनसे बहुत होप इंडिया में एक जागी है। चेंज, एक बदलाव का रुख आया है। पूरे अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग न्यूयॉर्क लव्स मोदी की टी शर्ट पहनकर नजर आ रहे हैं। आई लव न्यूयॉर्क, लेकिन न्यूयॉर्क लव मोदी, ये आपने पहली बार देखा होगा, ये आपने पहली बार सुना होगा। हम मोदी जी का सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये टी शर्ट है। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति के खास मेहमान होंगे। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पहली मुलाकात व्हाइट हाउस में निजी डिनर के दौरान होगी। इसके अलावा अपनी यात्रा के दौरान मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन से भी मिलेंगे। मोदी का 3 राज्यों के गवर्नर से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। आय से अधिक संपत्ति के केस में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के जेल जाने के बाद उनके उत्तराधिकारी की खोज शुरू हो गई। माना जा रहा है कि आज शाम एआईएडीएमके विधायकों की बैठक होगी जिसमें नया सीएम चुना जाएगा। उधर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की कल की रात बेंगलुरु सेंट्रल जेल में गुजरी। सजा सुनाए जाते ही उन्हें कल जेल ले जाया गया था। सोमवार को जमानत के लिए जयललिता हाईकोर्ट जाएंगी। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में तमिलनाडु की सीएम जयललिता की पहचान कैदी नंबर 7402 के तौर पर है। जेल की सेल नंबर 23 में जयललिता को रखा गया है। जेल प्रशासन ने उन्हें पहनने के लिए सफेद साड़ी दी है। बेंगलुरु जेल में जयललिता को नींद ही नहीं आई और पूरी रात वो करवटें बदलती रह गईं। जयललिता को जेल में जो कमरा मिला है उसमें एक पंखा लगा हुआ है। साथ ही सेल में अटैच वॉशरूम की सुविधा भी है। जेल में पहली रात जयललिता ने खाने से इनकार कर दिया। दरअसल उन्हें जेल प्रशासन की तरफ से चावल, रोटी और सांभर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे खाने से मना कर दिया और फल की मांग की। बेंगलुरु सेंट्रल जेल में बंद तमिलनाडु की सीएम जयललिता से मिलने उनकी पार्टी के कई नेता पहुंचे। एआईएडीएमके के नेताओं ने आगे की रणनीति को लेकर जयललिता से बातचीत की।
बेंगलुरु जेल के बाहर सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है। जेल की तरफ से जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। पूरी तलाशी के बाद लोगों को आने जाने दिया जा रहा है। 4 साल की सजा होने के बाद नए जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक जयललिता की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी। साथ ही उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी और वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में कल बेंगलुरु की विशेष अदालत ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 100 करोड़ के जुर्माना भी लगा था। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को जेल भेजे जाने के विरोध में उनके समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। कल बेंगलुरु में भी जयललिता समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। समर्थकों ने खूब हंगामा किया। जयललिता पर आए फैसले से सत्तारूढ़ एआईएडीएमके समर्थक गहरे सदमे में हैं। महिलाओं को जयललिता के आवास के बाहर रोते बिलखते हुए देखा गया। जयललिता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद तमिलनाडु के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई। एआईएडीएमके से नाराज समर्थकों ने आगजनी की। प्रदर्शनकारियों ने डीएमके अध्यक्ष एम करुणानिधि, उनके बेटे एमके स्टालिन और एमके अलागिरी का पुतला फूंका। जयललिता के समर्थकों ने चेन्नई में डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि के घर के बाहर भी पत्थरबाजी की और जोरदार नारेबाजी की। मुख्यमंत्री जयललिता को सजा सुनाए जाने के बाद उनके घर के बाहर एक समर्थक ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। जयललिता के समर्थकों ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के पोस्टर जलाए। उनकी तस्वीरें पर जूते चप्पल चलाए। जयललिता के खिलाफ बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 14 जून 1996 को आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था। जयललिता के खिलाफ 18 साल पहले आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस दौरान जयललिता के घर से करीब 66 करोड़ की संपत्ति मिली थी। मुकदमे में जयललिता पर 91 से 96 के बीच आय से अधिक संपत्ति जमा करने और अपने करीबी रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप था। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जल्द ही लागू हो सकता है। पीएम की गैर मौजूदगी में गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी दी गई। दरअसल चौहान सरकार ने एनसीपी के समर्थन वापस लेने के बाद राज्यपाल ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र से की थी। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन टूटने पर बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी ने पीठ में खंजर घोंपा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी लहर पर भी निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि अब हम बताएंगे कि लहर क्या होती है। उद्धव ठाकरे ने आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले से अपील की कि वो शिवसेना के साथ आ जाएं। भले ही शिवसेना ने आरपीआई को डिप्टी सीएम पद का ऑफर दिया, लेकिन आरपीआई बीजेपी के पाले में चली गई। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी के सहारे नैया पार करने की रणनीति बनाई गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में पीएम मोदी की 15 रैलियां करवाने की योजना बीजेपी ने बनाई है। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 257 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। 31 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ दी गई। महाराष्ट्र में शिवसेना का बीजेपी से गठबंधन भले ही टूट गया हो, लेकिन उसने 25 साल की दोस्ती को ध्यान में रखते हुए बीजेपी नेता पंकजा मुंडे के सामने शिवसेना ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। हरियाणा जनचेतना पार्टी की कालका विधानसभा सीट से प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। पंचकुला के एसडीएम ऑफिस पहुंचकर उन्होंने पर्चा भरा। हरियाणा जनचेतना पार्टी की कालका विधानसभा सीट से प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा पार्टी सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। शक्ति रानी शर्मा सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही है। हरियाणा जनचेतना पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही समाज सेविका शक्ति रानी शर्मा ने कालका के विकास को अपना मुद्दा बनाया है। कालका में करीब 300 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां कांग्रेस के 10 साल के शासन में विकास नहीं। हरियाणा जनचेतना पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रही समाज सेविका शक्ति रानी शर्मा ने कालका के विकास को अपना मुद्दा बनाया है। कालका में करीब 300 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां कांग्रेस के 10 साल के शासन में विकास नहीं हुआ। जेसीपी की कालका से उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अपने हजारों समर्थकों के साथ नामांकन करने के लिए पहुंची। लोगों ने उनके समर्थन में जोरदार नारेबाजी की। कई लोग हाथों में पार्टी का चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर लिए नजर आए।
राजधानी दिल्ली में आधी रात को रफ्तार का कहर देखने को मिला। इंद्रलोक इलाके में रेंज रोवर कार बेकाबू होकर कई गाड़ियों से टकरा गई और फिर उसके बाद एक शख्स को कुचल दिया। युवक को कुचलने के बाद कार सवार ने भागने की कोशिश की। रेंज रोवर कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक होगा। बताया जा रहा है कि रेंज रोवर कार में एक महिला समेत 2 लोग मौजूद थे। यूपी के मुरादाबाद में 11 साल के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट भी की। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते मासूम की जान गई। बिहार के नालंदा में पुलिस लाइन के पास एक बेकाबू ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 लोगों की मौत से नाराज भीड़ ने सड़क जाम कर पथराव शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े 3 लाख रुपयों पर हाथ साफ कर दिया। एक कॉलेज के रिटायर्ड प्रवक्ता ने जमीन खरीदने के लिए स्टेट बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे। रुपए टिक्की में पीछे रखे थे, तभी बदमाश ने हाथ साफ कर दिया। निठानी कांड का आरोपी मुनिंदर सिंह पंढेर को शनिवार देर शाम गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा कर दिया गया। तकरीबन 8 साल बाद पंढेर जेल से रिहा हुआ। निठारी कांड के खुलासे के बाद 30 दिसंबर 2006 को पंढेर को गिरफ्तार किया गया था। अगस्त के महीने में सभी 5 मामलों में पंढेर को जमानत मिल गई। दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक मसाज पार्लर में आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह तकरीबन 9 बजे लगी आग पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने काबू पाया। यूपी के बलिया में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां टैंकर पलटने से आग लग गई। यूपी के बाराबंकी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 6 लोगों की मौत हो गई।